देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको आप बोल रहे हैं कि सर बहुत बड़ा लगा हमको, दो तीन बार आपने मिटाया फिर लिखा, काफी लेंदी लग रहा है। ऐसा नहीं है, वो एक तो मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। अगर हम सिर्फ कुलॉम्स ला देखें ना, तो आप बोलोगे सर कुलॉम्स ला, तो आप देखोगे तो वो दो तीन लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं है क्या उसमें एक स्टेटमेंट है, उसके नीचे दो फॉर्मूले हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी है। तो उसको कंबाइन करने के साथ ही हमारा कुलॉम्स ला हो जाता है। तो फिर ये इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं, ये है कि सर देखो हम कुलॉम्स ला डिराइव करने के बाद, हम इतना डिराइव करने के बाद, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लिए थे के, ठीक है। अब यहां से आपके सिस्टम्स और केसेस चालू होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का आप तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा से बड़ा डेरिवेशन याद करने का तरीका। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन अगर है, ये यहाँ पे डेफिनेशन नहीं था, यहाँ पे नियम था, तो हमने नियम लिखा सबसे पहले कि कुलॉम का नियम क्या है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में भी आप ऐसा ही लिखना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये होने के बाद जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिए, के कांस्टेंट लिए, उसके बाद सिस्टम ऐसे सिस्टम में के की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, याद है आपको? हमने हेडिंग डाला ऐसा ही सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में हेडिंग डालने के साथ फिर दो केस हो गए कि एयर और वैक्यूम या फिर मीडियम, याद है आपको? तो सिस्टम, ऐसे सिस्टम का पूरी कहानी आप उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट के करो। पहले नियम हुआ, नियम के बाद क्या हुआ, पहला सिस्टम ऐसा ही, ऐसे सिस्टम में फिर आपको क्या मानना है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है, फिर आप के की वैल्यू लिखो, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या मानना है कि दोनों के बीच में मीडियम है। अभी आप ऐसे सिस्टम में चल रहे हैं ना, याद रखना ऐसे सिस्टम में भी दो केस कि दोनों चार्जेस के बीच एयर और वैक्यूम, उसके लिए के की वैल्यू अलग, उसमें के की वैल्यू क्या थी 1/4πε0। फिर आपने क्या माना कि दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, उसमें फिर के की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 एक एप्सिलॉन आर बस वहाँ एक्स्ट्रा हो गया। इतने में आपकी कहानी बहुत बढ़ गई थी, याद है? फिर आपने वहाँ पे एप्सिलॉन 0 का अलग से वैल्यू बताया, यूनिट बताया, फलाना ठिकाना जो भी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने सिस्टम चेंज किया, सीजीएस सिस्टम में गए, उसमें आपने के की वैल्यू कितनी ली, 1 ली। क्लियर है? इतने में आप एक पेज आराम से भरेगा, आप देखना आधा हिस्सा खत्म हुआ। अब उसके बाद हमने क्या किया, यूनिट चार्ज डिफाइन करने के लिए कहा। कौन सा चार्ज? यूनिट चार्ज में आपने फिर ऐसे सिस्टम वाले में अलग कहानी लिखनी है, सीजीएस सिस्टम में अलग। अच्छा, फिर हमने इसकी वैल्यू बताई कि 1/4πε0 की वैल्यू इतनी होती है, 9 × 10⁹ उसको लिखिए आप। फिर यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए मेरे को Q1 Q2 Q इज इक्वल्स टू +-1 लाने के लिए मेरे को क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो F की वैल्यू, इसको काटना है तो F की वैल्यू 9 × 10⁹ लिख दो ताकि ये दोनों राशियां कट जाएं। R को हटाना है तो कितना कर दो, 1 कर दो R की जगह, जब रखोगे तो इतना आ गया। इतना सरल है। मेरे को Q इज इक्वल टू क्या लाना है, +-1 लाना है। इसके लाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, तो मैंने किया है यहाँ पे। अगर आपको सवाल सीधे नहीं याद हो रहा है तो उल्टे याद करने की सोचो कि मुझे Q इज इक्वल टू +-1 लाना है, इसके लाने के लिए मुझे क्या क्या रखना पड़ेगा। मैंने रख दिया, काम बन गया। वही काम सीजीएस में मैंने किया है। क्लियर है? लेंदी नहीं है, इट इज वेरी इजी। तुमको सॉल्व करने में बस रहना है बिजी, फिर ये हो जाएगा इजी। ठीक है, ओके।